सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जाहिर है आज प्रोग्राम का आगाज़ जरा बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही करेंगे। और ये रद्द-ए-अमल था, ज़ाहिर है कल जो वज़ीर आज़म ने कहा, वुज़रा ने कहा, वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म कंटेनर से उतरें, या तो फिर अपना काम करें या फिर इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। वो कह रहे हैं वफाक से हमें 1 रुपया भी नहीं मिला, जो फंड मिला है वफाक को वो सेहत के शोबे पर खर्च किया जाए। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि ज़ाहिर लॉकडाउन अभी हम नहीं खोल सकते, ये मई के महीने में और मई के आखिर में अस्पतालों पर बहुत प्रेशर होगा। ये पीक का महीना है जिसको बार बार डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने उसी हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि अगर वफाक ने पैसे नहीं देने तो कम से कम आवाम से यही रिक्वेस्ट करें कि वो घरों में रहें। ये बार बार ये बात क्यों की जाती है कि लॉकडाउन उठा दिया जाए। खासकर टेस्टिंग पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा वफाक टेस्टिंग बढ़ाए और उसमें हमारी मदद करे। उन्होंने ये भी याद दिला दिया कि सिंध में जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है वो तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा है, यानी कि वो वफाक से भी ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। शरह अमवात को उन्होंने कहा कि वो 2% पे ही है मुल्क में। ये सूरत हाल है नाजरीन। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अभी लॉकडाउन नहीं उठाया जा सकता, लेकिन वज़ीर आज़म समेत तमाम वुज़रा ये कहते हैं कि हम एक और बड़े लॉकडाउन के मुतामिल नहीं हो सकते हैं। गरीब का क्या होगा, डेली वेजेस का क्या होगा। अब इस सियासत में आवाम बेचारी बड़ी कंफ्यूज हो गई है। इस पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं ज्वाइन करें शेख याकूब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, MNA हैं, बहुत शुक्रिया शेख साहब। तारिक फजल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, आपका ही बहुत शुक्रिया सर। गुलाम मुर्तज़ा हमारे डिप्टी ब्यूरो हेड हैं इस्लामाबाद के, आपका ही बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शेख याकूब साहब, ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने मोटी मोटी मैंने कुछ बातें दोहराई हैं, जो उन्होंने बातें कही, यकीनन आपने प्रेस उनका सुना होगा। वो ये कहते हैं कि खुदारा हमें काम करने दें, ये सिंध पर क्यों इतनी सियासत की जा रही है, हम इसलिए सब कुछ कर रहे हैं, लॉकडाउन और तमाम तर चीज़ें, ताकि लोगों को इस वबा से बचा सकें। जो सियासत हो रही है अभी वफाक और सिंध में, बेचारी अवाम क्या करे, उसका क्या कसूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, सिंध की जो लीडरशिप है हमें तो उसकी समझ नहीं आती है। एक तरफ तो मरकज से शिकायत करते हैं कि मरकज की तरफ से उनको ताउन नहीं है, जब मरकज अपनी कोई पॉलिसी SOP देता तो फिर उसके वो खिलाफ हो जाते हैं। ये एक बिखरी हुई एक सोच की एक लीडरशिप है वहाँ पे। नहीं सब जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो कुछ कह रहे होते हैं, बिलावल साहब आके कुछ कह रहे होते हैं। आप देखिए एक इंटरनेशनली जहाँ पे आप लोगों उसके कंट्रीज के साथ आप लिंक्ड हैं और आप एक SOP वहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे भी आई है। अब हमें समझ नहीं आती कि ये सिंध की गवर्नमेंट अपने कानून सारी जो एक SOP जो बाहर की है, इंटरनेशनल लेवल की है, हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो ये अपनी एक वो लेके आते हैं हर बात। लेकिन सर दुनिया भर में जो दीगर मुमालिक थे वहां तो पीक आ चुका, पाकिस्तान में अभी आना बाकी है। कभी वज़ीर आज़म कहते हैं कि जब 26 लोग थे इस वबा से मुतासिर तो हमने लॉकडाउन किया, कभी वज़ीर आज़म कहते हैं कि अशराफिया ने लॉकडाउन करवाया। तो फिर ये तो कन्फ्यूजिंग सूरत हाल हो गई ना। अब इस कन्फ्यूजन को दूर कौन करेगा? अगर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं तो ठीक तो कह रहे हैं, क्या गलत है इसमें? भैया देखें, मैं एक चीज आपको बताऊं, इससे किसी को इस बात पे किसी को शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा आलमिया है जिससे हम इस वक्त जो एक प्रॉब्लम है जिससे हम गुजर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में आप देखें लोगों की जिंदगी जो भूख और अफलास, एक खौफ, एक पहाड़, एक आफत आपके सर पे खड़ी है, आप उसको क्या एड्रेस नहीं करेंगे? यही हमारी कंसर्न, सिर्फ यही है जिसको सिंध गवर्नमेंट समझ नहीं रही है। हम ये कहते हैं कि नहीं, साथ साथ में जो आपकी माशी सूरत हाल है उसको भी उस हद तक ना गिराएं कि कोरोना से बच के गरीब भूख से मर जाए। ये भी नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि लॉकडाउन हो, स्मार्ट लॉकडाउन हो और साथ में मईशत का पहिया भी चलना चाहिए। और जो बेरोजगारी का एक तूफान आने वाला है उसको हम किसी हद तक उस पर बंद बांध सके। हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट की कंसर्न ये है। पॉइंट टेकन। तारिक साहब, ये ज़ाहिर कंसर्न जो वफाकी हुकूमत का है वो एक गरीब भूख से ना मर जाए। सिंध हुकूमत ये चाहती है कि जी कहीं इस वबा से ना मर जाएं। अब करें तो क्या करें, आवाम की समझ नहीं आ रहा। वफाक का हुक्म माने, सिंध का हुक्म माने, करें क्या, घरों में रहें या बाहर निकल के कमाएं? आप एक ऑपोजिशन के तौर पर आपकी पार्टी क्या समझती है, कौन सही फैसले ले रही है, वफाक या फिर सिंध हुकूमत? सर, ऑपोजिशन को छोड़ के बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं वो भी बताइएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि इस वक्त तक पूरी दुनिया में ये जो वबा है जिसका नाम कोरोना है या कोविड-19 है, इसका कोई भी इलाज अभी तक मुमकिन नहीं हो सका सिवाय इस बात के कि आप अपने घरों में महसूर रहें या अपनी सोशल डिस्टेंसिंग करें। इस पे तो कोई दो राय नहीं है, सबका इस पे इत्तेफाक है। अब वो ममालिक जो अपने तमाम शहरियों को जो घर बैठे हैं उन तक तमाम वसाइल पहुँचा रहे हैं, उनके पास उनका डेटा है, रिसोर्सेज़ हैं, वो तो ये काम कर रहे हैं। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पे ना तो हमारे पास इतने वसाइल हैं, ना हमारे पास वो डाटा है कि हम कितने लोगों को ये वसाइल की ज़रूरत है और किन लोगों तक हमें ये पहुँचाने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, तकरीबन 10 करोड़ से ज़ायद लोग ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है। इनमें से 5 से 6 करोड़ लोग तो वो हैं जो पहले ही सतह गुर्बत से नीचे हैं और बाकी 4 से 5 करोड़ लोग वो हैं जो रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर कमाई करते हैं और अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाते हैं और वो बेरोज़गार होकर घर बैठे हैं। सही। अब हुकूमत ने ऐलान तो किए हैं, लेकिन हम ये बात समझते हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शायद वो इमदाद नहीं दी जा सकती उनके घरों में। ये वाकई एक प्रॉब्लम है, जो हकीकत है उसे तस्लीम करना चाहिए। अब ये एक दरमियाना रास्ता किस तरह निकालना है कि आपने जो भी स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, अमली तौर पे जब से लॉकडाउन की अभी थोड़ी रिलैक्सेशन हुई है, मैं भी देख रहा हूँ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के बाज़ारों में, इस्लामाबाद की मार्केट्स में, और ख़ास तौर पे अगर हमारा जो दूसरा जुड़वां शहर रावलपिंडी है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो इस्लामाबाद चूँकि ज़रा एक फेडरल कैपिटल है, यहाँ पे ज़रा कानून का नफाज बहुत बेहतर है। तो पिंडी में मैं कल गया, मैं ज़रा से एक राउंड लेने देखने के लिए हालात, तो मुझे हालात वहाँ पे लॉकडाउन वाले किसी जगह नज़र नहीं आए। अच्छा। अब अनफॉर्चुनेटली स्मार्ट लॉकडाउन की बात तो हो रही है और यही हालात मैं अपने बाकी दीगर दोस्तों से पूछता हूँ, तो वहाँ पे भी अब लोग जो हैं बड़ी तादाद में बाहर आए हैं। इसी तरह अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि हम एसओपीज़ की पाबंदी करेंगे, मसाजिद को खोलने की जो उन्होंने इजाज़त दी तरावी के लिए, जुमा के लिए। अब उसमें कितनी पाबंदी हो रही है, अब ये भी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उस बात को चेक करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में अभी वो जो पीक है वो खुदा न खास्ता आनी है। कल मैं एक प्रोग्राम में था और वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही थी कि दुनिया में जहाँ पेशतर ममालिक में जहाँ पे कोरोना आया, जब वहाँ पे पहली डेथ हुई, पहली मौत वाक़या हुई किसी कोरोना के मरीज़ की, उसके 40 दिन बाद अमेरिका में केस 10,000 से ज़ायद थे अमवात के, जी हाँ। इटली में भी 10,000 से ज़ायद थे। जी। पाकिस्तान में पहली डेथ से लेके आज अगर 40 दिन हो गए हैं, तो यहाँ पे जो है वो 300 सवा 300 के लगभग जो है वो अमवात हैं, जी। जो कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है इस मुल्क के साथ। अब इसको आपने किस तरह फ़ायदा उठाना है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन ये जो भी आप डिस्कशन कर रही थी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें, सिंध पाकिस्तान का सूबा है, वहाँ रहने वाले लोग भी पाकिस्तानी हैं। सिंध के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो उसका वज़ीर आला है, अगर वो दबाव में वसाइल ज़ाहिर है उनकी भी कमी है, लोगों की ज़रूरियात हैं, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई ज़रूरत, कोई डिमांड कर देते हैं, तो जो उसका रिस्पॉन्स वफाकी वज़रा की तरफ से आता है। शेख साहब ने तो फिर थोड़ी हल्की बात की है, उन्होंने भी उन्हें वो किया है, तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन जो आज रिस्पांस तो बिलावल का आया है वो तो हल्का नहीं है। तारिक साहब वो तो इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, तो ये रिस्पांस बिल्कुल ठीक है। देखें, कल मैं वो बात नहीं करना चाह रहा था अभी, लेकिन बिलावल साहब का आपने बयान का हवाला दिया, ज़ाहिर है बिलावल साहब की पार्टी के लोग ही उसको सही तौर पर बता सकते हैं। लेकिन कल वज़ीर-ए-आज़म का एक बयान आया है जी जी, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि मुल्क में लॉकडाउन हुक्मरान अशराफिया के कहने पे हुआ है जी। अब मुझे अब ये बताएं कि हम तो हुक्मरान वज़ीर-ए-आज़म को समझ रहे हैं, उनकी टीम को समझ रहे हैं, ये हुक्मरान अशराफिया कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर की कल मेरा ख्याल है सुनी होगी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी जी, मैंने उसका हवाला भी दिया है सर। आप मुझे अब बताएं कि हुक्मरान अशराफिया कौन है जो वज़ीर-ए-आज़म से भी मावरा लॉकडाउन करवा रहा है? वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन इन हालात में नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को एक पॉलिसी लेनी चाहिए, सूबों के साथ हारमनी होनी चाहिए। बिलावल साहब ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, उन्होंने अपनी कोई ना कोई बात करनी होती है, सियासत करनी होती है। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव जो सिंध के हैं मुराद अली शाह साहब मकबूल आदमी हैं, वो अगर कोई गिले शिकवे करते हैं तो देखें, मैं ये बात आखिर में कर रहा हूँ कि जो मरकज़ होता है वो उसकी हैसियत घर के सरबराह वाली होती है। अगर घर का कोई फर्द को गिला शिकवा करता है तो उसे तामुल बुर्दबारी से उसे सुनना चाहिए, ना कि उसी टोन में, बल्कि उससे ज़्यादा सख्त टोन में उसको जवाब देना चाहिए। वज़रा का ये काम नहीं है, वज़रा हुकूमत का हिस्सा होते हैं। मुल्क इस वक्त जिस कैफियत से गुजर रहा है, यहाँ हमें बर्दाश्त, तहम्मुल, मिलजुल के इस वबा से लड़ना है। अपोजिशन ने तो पहले दिन से अपना जो है वो ताउन की पेशकश की है कि जिस तरह से भी हो सकता है इस वबा से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, और हम हुकूमत जो भी ऐसा कदम उठाती है जिससे इस वबा का मुकाबला किया जा सकता है, मुल्क के लिए बेहतर हो सकती है, अपोजिशन उसके साथ होगी।
बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन मैं मुर्तज़ा आपकी जाने आने से पहले तारिक छोटा सा टेक लूंगी। शेख याकूब साहब बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक साहब कि लीडिंग जो एक ज़ाहिर चीज़ होती है कि आप लीड कर रहे हैं तो वो एबिलिटी भी होनी चाहिए, वो एटीट्यूड भी होना चाहिए। वो एटीट्यूड क्यों नहीं है? और ये फिर कल वाली जो बात के ये हुक्मरान अशराफिया ने करवाया, जिसका मैंने पहले भी हवाला दिया, वज़ीर आज़म को क्या इस तरह की बात कहनी चाहिए थी? क्या ये वक्त नहीं है कि अगर वज़ीर आला किसी सूबे का कोई फैसला तो वो खुद मुख्तार है 18वीं तरमीम के तहत उसको करने दिया जाए? बार बार तनकीद करना और इस तरह का एटीट्यूड रखना, क्या ये सही है? आप समझते हैं? देखिए, ये बात फिर लंबी हो जाएगी। अगर आप मुझसे पूछना चाहती हैं ना, कोई शक नहीं है इसमें कि ये एक पहली हमारी गवर्नमेंट है जो आई है जिसने जो माफियाज है उनको अप्रूव करने की कोशिश की है। हमें कहाँ कहाँ पे हमारा इस वक्त हमारा मुकाबला है माफियाज के साथ, वो एक लंबी बहस हो जाएगी, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। हम इसी तक महदूद अगर रहें कोरोना वाले मामले पे। मेरे को देखें, आपको ये बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट्स है उनमें आपको ठहराव नजर आ रहा है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी और बड़ी एक राबता मुनक़ता हुआ है, दोबारा रब्ता करते हैं शेख याकूब साहब से। मुर्तज़ा, ज़ाहिर है ये जो अजीब चपकलिश है, ये जो अजीब खींचा तानी वफाक और सिंध में हर बात पर होती है, लेकिन पेंडेमिक में होना, फिर आज बिलावल भुट्टो का ये स्टेटमेंट आना कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, ये किस तरह लेके जा रहे हैं अपनी कौम को? एक अजीब ज़ाहिर कशमकश है, अवाम भी परेशान है कि इस वबा का मुकाबला करें या फिर यही सियासत का खेल देखते रहें। जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, बुनियादी तौर पे एक ज़िम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से उन्होंने अपना बेहतरीन मौक़िफ़ इस हवाले से दिया है। अगर आप ये इस एतबार से चीज़ों को देखें कि जब कोरोना शुरू हुआ था तो वज़ीर आज़म के हवाले से एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये कहा कि वो इस वक्त वज़ीर आज़म है और हमें कोरोना से लड़ना है और हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह के भी सियासी इख्तलाफ के हवाले से बात करने के लिए। और उसका रवैया, इस जवाब को आप ये देखें कि उसके बाद यहाँ से किस तरह के रद्द अमल गए। मुख्तलिफ जो वजारती तर्जमान है, मुख्तलिफ लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, हुकूमती तर्जमान भी थे, दीगर लोग भी थे, उन्होंने किस तरह के और सोशल मीडिया के ऊपर भी क्या कुछ किया गया। आज बिलावल भुट्टो ने बाकायदा तौर पर खोल के बयान कर दिया है तमाम कच्चा छटा कि अभी तक वफाक की जानिब से उन्हें क्या मिला है और क्या मिलना चाहिए था। इस वक्त तक की जो सूबों की सूरत हाल है, वहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ने की बजाय कम हो रही, तो क्या ये वफाक की अलामत है? क्या ये वफाक की मदद है सूबों के हवाले से कि सूबों में पूरी दुनिया में पैंडेमिक की सूरत हाल में रोज़ाना टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाती है और यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी कम हो रही है? सिंध हुकूमत कह रही है कि टेस्टिंग जो भी हमने की है अभी तक वो अपने रिसोर्सेज से की है। वफाक ने उन्हें इस तरह से कोई भी मदद फराहम नहीं की। आज वो उन्होंने जो बातें और भी की हैं उनमें सबसे अहम अभी जो 3-4 जुमले इसके कि 1.4 बिलियन डॉलर जो है वो हमें IMF की जानिब से सप्लीमेंट्री, आप समझे कि हमें ये कर्ज़ा कम शरह पे मिला। यानी बाकी जो पैसे हैं इससे पहले जो हमारे पास थे वो पैसे हमें अभी वापस उनको देने के हवाले से मौखर अदायगी का टाइम मिल गया। सही है। उसके साथ जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो भी पैसे प्लेज कर रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो ये तमाम चीज़ें पूल में आई हैं और सूबे दिलचस्प अमर ये है कि सूबे इस वक्त वफाक की जानिब देख रहे हैं कि वो इस सारे तो वफाक क्या कर रहा है? बिल्कुल सही पॉइंट है कि वफाक क्या कर रहा है। जाहिर है ये सूरत हाल है, वफाक को अभी लीडिंग पोजीशन लेनी ही है। ये इस काम सिर्फ तनकीद करने का नहीं है, वुज़रा का काम भी ये नहीं है। याकूब साहब, जो मैं बात कर रही थी अभी भी कि लीडिंग पोजीशन लें, अभी यहाँ पर बयानबाजी का वक्त नहीं है। कैपेसिटी बढ़ानी है टेस्टिंग की, जब तक हम रैंडम टेस्टिंग नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ खड़े हैं। ये पीक आने वाला है, खुदारा इस सियासत से, लड़ाई झगड़े से बाहर निकलना होगा हमें। मेरे ख्याल में सुमैया, हम अपने जो हमारे बस में जो हमारे पास वसाइल हैं उससे कहीं बढ़ के हम कुछ कर रहे हैं। आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गरीबों के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले कि जो बेरोज़गार हो गया, जो दिहाड़ीदार था, जो एक मजदूर तबका था जिसके दिहाड़ी के हिसाब से उसने अपने घर पे रोज़ी लेके जानी थी, अपने बच्चों को पालना था, उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र हमें लाहक है। हम उसको एड्रेस करने के लिए कितना इमीडिएट आपने देखा कि हमारा एहसास प्रोग्राम और उसमें यानी 6.6 मिलियन लोगों तक हमारी ये मदद पहुँच चुकी हुई है। तो गवर्नमेंट के पार पे आप देखें, गवर्नमेंट किसी भी जी
ठीक है जी, तो बात आपकी कंटिन्यू करते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो ज़ाहिर सूरत हाल है, हमारे पास न कैपेसिटी है, ना हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, ना हमारी हॉस्पिटल्स में उस तरीके की तैयारी है, हम खड़े कहाँ हैं? और खुदा ना खास्ता ये लॉकडाउन अगर खुलता है और जिस तरीके से बार बार वफाक भी कह रहा है, तो फिर होगा क्या? हम कहाँ खड़े होंगे अपने पीक के ज़माने में? देखिए जी, मैं ये बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन खुदा न खास्ता जो आपने बात की है, अगर ये कैफियत उस तरफ चल पड़ती है, और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान पे तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि यहाँ पे जहाँ पे दूसरे ममालिक में शरह अमवात 10,000 तक चली गई हैं, पाकिस्तान में आज वो जो है वो 500 भी नहीं हुई, तो ये बड़ा अल्लाह का करम है। अगर उस तादाद में यहाँ पे केसेस बढ़ना शुरू हो गए, शरह अमवात बढ़ना शुरू हो गई, हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम, कोई ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। रिसोर्सेज जिन ममालिक के पास इंतहा के रिसोर्सेज हैं, जिन ममालिक में हेल्थ केयर जो है दुनिया की टॉप की समझी जाती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, वहाँ पे भी शॉर्टफॉल हो गया है हेल्थ रिसोर्सेज का, वेंटिलेटर्स का, हेल्थ फैसिलिटीज़ का। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो मैं आपको बताऊँ कि मैं खुद जो वज़ीर रहा उसमें जो इस्लामाबाद के तमाम हॉस्पिटल थे, ये मेरी वजारत के साथ मुंसलिक थे। आप यकीन करें कि वो नॉर्मल हालात थे, नॉर्मल दिन थे, उस वक्त कोई वबा नहीं थी। उस वक्त भी वफाकी वज़ीर को सिफारिश आती थी कि जी एक वेंटिलेटर एक मरीज़ के लिए चाहिए, क्योंकि जितने वेंटिलेटर होते थे, अब एक हॉस्पिटल हमारा पिम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो तकरीबन 125 से ज़ायद वेंटिलेटर मौजूद हैं, खुद हमने अपने दौर में नए भी लिए, लेकिन उन तमाम में मरीज़ अब ज़ाहिर है मरीज़ हैं उन वेंटिलेटर्स पे। तो ये बात तो ठीक है ना फिर तारिक साहब, हमने कभी अपने सेहत के शोबे पर काम ही नहीं किया, हमने अपने अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने के लिए कभी सोचा ही नहीं। देखें, वो एक दूसरा सब्जेक्ट है, उस पर बात यकीनन करनी चाहिए, वक्त आपके पास है तो मैं उस पर करूँगा। लेकिन एक जुमला जो मैंने पहले कहा, मैंने कहा जिन ममालिक के पास इंतहा की टॉप लेवल की मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, उनके पास वसाइल कम पड़ गए हैं। तो पाकिस्तान में तो वसाइल ऑलरेडी कम है, ये हकीकत है। तो खुदा न खास्ता यहाँ पे ये वबा अगर वो शिद्दत इख्तियार करती है तो बहुत मुश्किल और वो सूरत हाल होगी खौफनाक, जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन को उस पोजीशन पे बहाल रखना चाहिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग इतनी रहनी चाहिए कि ये बीमारी जो है, ये वबा जो है, ये वो खौफनाक शक्ल इख्तियार न करे। हुकूमत ये ना समझे कि इस पर उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद हो रही है, वो तो खुद कह रहे हैं कि जनाब ये पता नहीं हुक्मरान अशराफिया अमीर लोग लॉकडाउन करवा रहे हैं। कौन से अमीर लोग हैं जिनका इतना असर रसूख है कि वो लॉकडाउन हुकूमत पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकते हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, अल्टीमेटली इसका जो फ़ायदा होना है वो यही होना है कि ये बीमारी कम से कम पाकिस्तान में फैले। मौसमी असरात का अल्लाह करेगा, जब गर्मी की शिद्दत ज़रा ज़्यादा होगी तो उससे भी इसका फैलाव में कम होने के इम्कानात मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे हम इस वबा का मुकाबला करें। और मैं इसमें एक और बात आपसे करना चाहता हूँ। देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं मेन जिनमें इस वक्त पोलियो मौजूद है, पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे इंशाल्लाह, इस पे काबू भी पा लेंगे। मुझे खतरा इस बात का है, ये ना हो कि कोरोना पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान में रह जाए। उस वक्त आपकी क्या कैफियत होगी, आप पे सफरी पाबंदियाँ लग सकती हैं, आपके ऊपर और सेंक्शंस लग सकती हैं, उसको भी ज़हन में रखें। तो लिहाजा इसको इरेडिकेट करने के लिए वो मेजर्स उठानी है जो लॉन्ग टर्म भी हैं, और ये पूरी दुनिया जिस तरह इसके ऊपर इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए काम कर रही है। बहुत मुझे अफसोस होता है, जहाँ से आपने गुफ्तगू शुरू की थी तो यहाँ पे गोलाबारी हो रही है, अल्फाज की, बयानात की, यही तो अफसोस है। जो है वो एक दूसरे से बाजी लेने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल डायलॉग बोल के। यार खुदा का वास्ता है, ये वक्त इस वक्त, यही तो मैं भी कह रही हूँ सर, ये वक्त लड़ने का नहीं है, ये वक्त तो आवाम को सहारा देने का है। पॉइंट टेकन। बस लास्ट में टेक लूंगी, शेख याकूब साहब का ब्रेक लेना है। शेख याकूब साहब, अभी हम खड़े कहाँ हैं? अगर स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जाती है तो वो किस तरीके से किया जाएगा? इस्लामाबाद में ही देख लें, 2 सेक्टर्स को सील किया गया है, तो क्या जो सेक्टर सील होंगे वहाँ पर टेस्ट किया जाएगा? क्या सोच कह रही है वफाकी हुकूमत? मैं आपकी इस सवाल के जवाब देने से पहले तारिक साहब ने जो फरमाया, मैं उनसे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। देखिए, मसाइल जो इस वक्त हमें दरपेश है वो हम सबके लिए। खुदा न खास्ता ये तो कोरोना देख के नहीं आएगा कि मेरे घर में आएगा, आपके घर में नहीं आएगा, अमीर के घर में आएगा, गरीब के घर में नहीं आएगा। ये सबके लिए इस वक्त एक खौफ और ख़तरे का एक बायस है। गवर्नमेंट के पार्ट पे जो देखिए प्राइम मिनिस्टर की जो कंसर्न है, अभी मेरी 3 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई है और ये मसला हमने बड़ी उसमें वहाँ पे डिस्कस हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी कंसर्न है, वो ये कहते हैं
कि हमने इस खतरे का एक सद्भाव करते हुए अपनी मईशत को भी साथ साथ में चलाने की कोशिश करनी है कि ये ना हो कि जो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि दिहाड़ीदार तबका, गरीब तबका वो सड़कों पे आ जाए और फिर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि आपका इस वक्त यानी 4 महीने 3 महीने हो गए हुए और आज आपकी इंडस्ट्री और जो एक जो मुआशी एक सूरत हाल मुंजमद होकर रह गई हुई है, तो उसको भी साथ में चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुदा न खास्ता ऐसी तरफ ना चले जाएं कि हम अपने वसाइल ना होने की वजह से हमारी ये आवाम इसमें एक बेताबी आ जाए, इसमें एक बेचैनी आ जाए और एक सर बेचैनी तो अभी भी है आवाम में। पॉइंट है कि खैर साहब मुझे ब्रेक लेना है, बहुत शुक्रिया साहब आपका भी और तारिक फजल चौधरी साहब आपका भी। मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक वापस आएंगे। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे 16,000 मरीज और 385 अमवात, हम अभी कोरोना की वबा की सूरत हाल में खड़े कहाँ हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो और हम बात करें सूरत हाल पर कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है। 16,000 से ज़्यादा मरीज़ हैं कोरोना वायरस के, 385 अमवात हो चुकी हैं। पीक पाकिस्तान में अभी आया नहीं है, तो हम क्या करें इस वक्त? लॉकडाउन में नरमी की जाए या नहीं की जाए? डॉक्टर्स इस पर क्या कहते हैं? डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं PMA के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये कभी कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कि हम लॉकडाउन में नरमी कर दें। पाकिस्तान अभी किस सिचुएशन पर है? पीक तो अभी आया नहीं है, अगर लॉकडाउन में नरमी की जाती है तो सिचुएशन क्या होगी पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया जी मुझे लाइन पे लेने के लिए। मैं गुजारिश करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन ममालिक में से है, चंद ममालिक से है जिनके ऊपर अल्लाह ताला का खास करम है। बावजूद इसके कि हम उस वर्ज पे हैं जहाँ पे अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर ये देखा गया है कि जब उनका पहला केस आया है तो आज जिस पे हम खड़े हैं जिस सतह के ऊपर, उस वक्त वहां पे बहुत ज्यादा तबाही हुई, बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट सिचुएशन हुई जो कि इंसानियत एक दफा तो काम के रह गई। हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस तरह से परवरदिगार एहसान रखा है, वैसा नहीं किया गया। लेकिन हैविंग सेड, इट डज नॉट मीन बाय कि आने वाले हफ्ते जो कि साइंसी बुनियादों के ऊपर, और आपने भी देखा कि तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हुकूमत की मिल्लत समाजत की हुकूमत से अपील की कि खुदारा देखें और ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद हमें पछतावा हो। फिर उसके लिए हुकूमत ने मेहरबानी की 9 मई तक चले, एक एक्सटेंड कर दिया जो था लॉकडाउन था, स्मार्ट कर दिया, नॉन स्मार्ट कर दिया, व्हाटएवर। बट आई बिलीव, और मुझे लगता है ऐसा है, और आपने भी देखा होगा कराची के बाजारों में, लाहौर में, फैसलाबाद, रावलकोटा, जहां भी हम देखें तो उसके अंदर वो स्पिरिट नजर नहीं आती, नाइदर बाय द गवर्नमेंट नॉर बाय द अवामुन नास के, उनकी तरफ से भी ऐसा नहीं है। और हम अभी तक इसको संजीदा ले ही नहीं रहे, संजीदगी की तरफ कतई तौर पे किसी की तरफ से भी नजर नहीं आ रहा कि को इसमें के आलमी वबा ने जिस तरह से एक दहशत और तबाही मचाई है, हम लोग अभी तक इसको बिल्कुल ही लाइट ही ले रहे हैं कि बस ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि अल्लाह ने करम कर दिया है और बस हमारे पास तो आएगा ही नहीं है। मेरा ख्याल है, जो आपने पूछा है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए, हुकूमत को इसको सद्भाव करना चाहिए, हुकूमत को इसको सख्त लॉकडाउन की तरफ रखना चाहिए, और ये कहना कि अभी हमारी मुआशियत तबाह हो जाएगी, फलाह हो जाएगा, यानी कि आप ये कहते हैं कि वजीर आजम साहब जो कहते हैं कि अभी हम लॉकडाउन में नरमी कर दें क्योंकि भूख से मर जाएगा मजदूर, तो ये अभी सही नहीं है, अभी हम इस सिचुएशन में नहीं है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त समझा मुझे और दुरुस्त फरमाया। मैं यही समझता हूँ कि वजीर आजम साहब का ये फरमाना कि लोग भूख से अगर हम महीने के साथ कैफियत के साथ गुजारा कर सकते हैं, अभी देखें कोई एक्टिविटी तो है नहीं है। अगर ये कहा जाए कि सड़क के ऊपर फिरने के साथ किसी गरीब को खाना मिल गया या उसने रोटी दे दी है, तो ये गालिबन ये दुरुस्त नहीं है। दिस इज नाउ द हाई टाइम कि हमने अपने आप को एक्सर्ट करना है, हमारे इंस्टीट्यूशन ने एक्सर्ट करना है, एज अ होल सोसाइटी ने एक्सर्ट करना है कि इस मुसीबत के वक्त में, इस सख्त वक्त के अंदर, मुसीबत तो अल्लाह ताला माफ करे, हमें नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास कभी ऐसी मुसीबत वाला अलमिया तो नहीं हुआ है। तो इस हार्ड टाइम्स के अंदर, जो सख्त वक्त के अंदर आके हमें इन सारे सेगमेंट में अपने आप को बताना है कि हम तैयार हैं और अल्लाह के सामने
सजदा सरबजुदूर होना चाहिए कि हम शुक्र करें परवरदिगार का कि हमें इस आफत से बचाए रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंध हुकूमत जो एक अब काम कर रही है, जो आपने बात कही, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि उन्होंने ये कहा कि अभी हम लॉकडाउन में नरमी नहीं कर सकते क्योंकि पीक अभी आया नहीं, और आपने भी यही बात दोहराई। लेकिन एक मसला और डॉक्टर साहब, हम लोग टेस्टिंग रैंडमली नहीं कर रहे, टेस्टिंग कैपेसिटी पाकिस्तान की इतनी नहीं है। अगर टेस्टिंग कैपेसिटी हम बढ़ाते हैं तो फिर आप कहाँ देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? देखिए, अभी जितने दिनों से आप पर्टिकुलरली बोल टीवी के दोस्त इस सारी चीज को देख रहे हैं क्लोजली, ना सिर्फ वॉच कर रहे हैं बल्कि इसका हिस्सा है सारी तहरीक का और इस जदोजहद का कि इसको ठीक तरीके से हम अड्रेस कर सकें। दो चीजें हैं कि एक टेस्टिंग की खातिर, आल्दो के WHO कहता है टेस्टिंग हमें टेस्टिंग करनी चाहिए, और उसके बाद और आप देखते हैं कि कोरिया के अंदर अब कोई केस नहीं आ रहा कि उन लोगों ने बेतहाशा वहां पे टेस्टिंग की, और टेस्टिंग करने के बाद लॉकडाउन भी नहीं किया। उनकी मुआइशत को भी कुछ नहीं हुआ, बाकी भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने जो थे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनको आइसोलेशन के अंदर उनको ट्रीटमेंट दी। UAE के अंदर यही चीज हुई कि मैक्सिमम उन्होंने अपनी कौम को, आई थिंक ऑलमोस्ट मोर देन 80% जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उनकी जो ये थी सारी टेस्टिंग की, और टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता, इसके बावजूद इतनी टेस्टिंग को उन्होंने लॉकडाउन भी किया। देखिए एक मतलब जो एक मैं समझता हूँ एक विजनरी जो चीज है, तो उन्होंने टेस्टिंग भी बेतहाशा की और फिर लॉकडाउन भी रखा। अब वो पार्शली इसको खोल रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन को करने की खातिर ये रिकमेंडेशन दी है। WHO ने ये कहा है कि अगर आप समझते हैं कि अब आपके मुल्क में, आपके इलाके में, आपके टेरिटरी के अंदर, रीजन के अंदर ये नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, उस पीक को आपने छू लिया जो ऑब्जर्वेशन के अंदर आई है, नीचे जा रहा है, उसके वक्त आप इसको सोच सकते हैं। आप ये समझते हैं लोग अब टेस्टिंग की इतनी कैपेसिटी है कि आप लोग टेस्ट कर दोगे, आपके लोगों के अंदर ये शऊर आ गया है कि वो लोग अपने आप को बिहेव वैसे कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के मैडम, सबसे बढ़ के जिसका हम मुतकादी हैं और हमारा मुआशरा मुतकादी है कि आपके इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी इतनी है कि अगर वहाँ पे केसेस आएंगे तो उनको वो बर्दाश्त कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कुछ और बातें भी आपसे मुझे पूछनी है, बड़ी आम बातें हैं, मैं चाहूंगी साथ रहिए क्योंकि मुझे वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल जाननी है। हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ हैं मुर्तज़ा। अभी वफाकी दारुल हुकूमत में आज क्या सिचुएशन है? कल 2 सेक्टर्स को सील किया गया, टेस्ट वहाँ किए गए या नहीं किए गए, कितने टेस्ट पॉजिटिव आए, जरा मुझे बता दीजिए करंट फिगर क्या है इस्लामाबाद का? इस्लामाबाद में जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल ऐसी ही है जिस तरह दीगर सूबों में टेस्ट किए जा रहे हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल यहाँ पे है, 2 एरियाज़ को कॉर्डन ऑफ किया गया था। कल जो कहा गया कि हमने इसको सील किया है, वहाँ कोई टेस्टिंग नहीं की गई है, वहाँ कोई नाकाबंदी नहीं की गई, ना ही वहाँ पे कुछ इस तरह के इंतजामात किए गए हैं जिससे हम टेस्टिंग के लिए बात कर सकें। जो बात आपने की है कि टेस्टिंग सुबह 8 बजे जो फिगर दिए गए हैं वही फिगर इस वक्त तक वो कहा गया है कि यही है। और दूसरी बात यह है कि ये जो फिगर्स आते हैं ये एटलीस्ट 2 से 3 रोज़ पुराने होते हैं, क्योंकि जो भी शख्स टेस्ट देता है NIH में, उससे कहा जाता है कि ये 2 से 3 रोज़ में आपको टेस्ट का रिज़ल्ट मिलेगा। यानी कि 72 घंटों के बाद अगर रिज़ल्ट मिलता है तो आज जो रिज़ल्ट आए होंगे कल वो कंपाइल हुए होंगे, और आज उसका डाटा सुबह 8 बजे रिलीज़ किया गया है और शाम में फिर दोबारा उसको रिलीज़ किया जाएगा। तो सबसे अहम इस हवाले से डेवलपमेंट ये है कि एक तो डाटा 2-2, 3-3 रोज़ पुराना है। टेस्टिंग रोज़ाना कितनी हो रही है हुकूमत नहीं बता रही। 1000 टेस्ट यहाँ पे कर रही है, 1500 कर रही है। अब बात यह है कि इस टेस्टिंग को, छोटा शहर है ये, इसको तो हर शहरी का टेस्ट हो जाना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ भी नहीं हुआ है टेस्ट। बिल्कुल सही, टेस्ट नहीं हुआ, इलाके सील किए गए लेकिन प्रॉपर कॉर्डन ऑफ उस तरीके से किए नहीं गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुर्तज़ा। मैं यही आपसे जानना चाह रही थी डॉक्टर साहब, हमने देखा कि डॉक्टर्स, जो हेल्थ स्टाफ है हमारा, वो सबसे ज़्यादा कोरोना से मुतासर हो रहा है। पिम्स के कई डॉक्टर्स में ज़ाहिर कोरोना की तस्दीक हुई, जिना हॉस्पिटल में कई डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक हुई, उसमें स्टाफ भी था। सर ज़ाहिर फैसिलिटीज़ नहीं है डॉक्टर्स को, जब डॉक्टर जो कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनको फैसिलिटेशंस नहीं है उस तरीके की, तो एक आम आदमी को कैसे होगी कि डॉक्टर्स को किस तरीके से यकीनी बनाएंगे? आप PMA के प्रेसिडेंट के तौर पर आप कितना समझते हैं कि डॉक्टर्स को इस वक्त कितनी ज़रूरत है इन प्रिकॉशंस की, इन तिब्बी आलात की और चीज़ों की, जिससे अपने आप को सेव कर सकें? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। एक चीज तो जो दुनिया में हमने ऑब्जर्व किया है कि उसके अंदर मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स अनफॉर्चुनेटली वो इन्फेक्ट हुए हैं।
उनके अंदर आपने ये भी देखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का नजराना भी पेश किया है। और हमारे दाएं बाएं जितने ममालिक हैं, इंक्लूडिंग चाइना, अमेरिका, यूके, वहाँ पे भी आपको खबरें ये मिलती रहती हैं कि यूके जैसे मुल्क के अंदर भी जहाँ सारी चीजें गालिबत प्रोवाइड की जाती हैं, और हमारे जो दोस्त हैं उनके मुताबिक तो वो बेचारों को भी हाथ खड़े हो गया कि इतनी ज्यादा वहाँ ट्रेजिडी है कि वो लोग जो है ये नहीं, तो जो है पीपीई की फराहमी जो उस तरह से नहीं है जिस तरीके से ये होनी चाहिए। हैविंग सेड कि पाकिस्तान के अंदर नो डाउट कि हमारे जो हालात हैं, हुकूमत के हालात, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है गवर्नमेंट का, और सबसे बढ़ के जिसके लिए हमारा कंसर्न मैडम रहा था वो ये था कि लाताल्लुकी और बद इंतजामी, उसके हवाले से जो देखा जाए तो बड़ी बदकिस्मती से एक बात कहना पड़ती है कि बावजूद उसके कि हुकूमत अपने बड़े रिपीटेडली बड़े अच्छे कंसर्न शो करती है, डैशबोर्ड्स बड़े इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स बड़ी अच्छी आती हैं, रोजाना की बुनियाद शुरू करने के लिए या इन्फॉर्म करने के लिए हमारे वजीर मरकज की तरफ से जो है इंफॉर्मेशन भेजते हैं, सूबाई वज़रा, सेक्रेटरीज, लगता है ऐसे है कि सारा कुछ ये लोग जो काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है जो आपने फरमाया। ग्राउंड रियलिटी यही आती है कि उन इंतजाम के अंदर जैसे हो जाने चाहिए। इट डज नॉट मीन बाई कि मैं गवर्नमेंट को खुदा खासा, लेकिन जाहिर आप हकीकत बयान कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, लेकिन आप प्रेसिडेंट हैं पीएमए के, तो आप वो बता रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटीज हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, आपकी कीमती वक्त कसर लेनी है। मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि थोड़ी सूरत हाल ये भी जानें कि रमज़ान में तो हम जैसे तैसे तमाम तर इबादतें कर रहे हैं, ईद पे क्या होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे कि ज़ाहिर है जिस तरीके से मैंने आपको पूरे प्रोग्राम में बताया कि हम खड़े कहाँ हैं, डॉक्टर्स ने क्या कहा, हुकूमत क्या कह रही है, लेकिन अब ज़ाहिर रमज़ान का महीना है, इबादतें चाहते तो हैं करना, लेकिन इस वबा की सूरत हाल के पेश नज़र कराची और सिंध में तो ज़ाहिर ये सिचुएशन है कि सिंध हुकूमत ने मना किया हुआ है कि तरावियाँ नहीं हो सकती, बाजमात नमाज नहीं हो सकती, और आज जुम्मे के रोज़ तो लॉकडाउन को मज़ीद सख्त किया गया। लेकिन ईद पर क्या होगा, क्या ईद की नमाज भी होगी या नहीं होगी, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल क़िबला याद साहब। क़िबला याद साहब, बहुत शुक्रिया जनाबे वाला प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कई दफ़ा मेरी आपसे बात हुई रमज़ान से पहले भी, फिर रमज़ान के महीने में भी। 7वां रोज़ा है, तरावियाँ नहीं हो रही, घरों में तरावियों का एहतमाम किया गया, जिस तरह आपने भी कहा कई दफ़ा कि घरों को मसाजिद बना लें, तो वो किया जा रहा है। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल है कि ईद पर क्या होगा, क्या ईद की नमाज होगी या नहीं होगी? देखें, ये तो उलमा ने जो एलानिया दिया है तो उसमें तो यही है कि जब फर्ज नमाजों के लिए इसकी गुंजाइश रखी गई है कि आप होम वर्शिप की तरफ जाएं, यानी आप जाएं घरों के अंदर इबादत की जी। तो ईद की और तरावी तो सुन्नत इबादत है, तो ईद के लिए भी यही है कि जो SOPs दिए गए हैं, एक जवाबित दिए गए हैं, अगर ईद की नमाज में ये मुमकिन बना दें कि 6 फुट हर नमाजी मास्क पहने, मस्जिद को बाकायदा जरासीम कुश महलूल से धोया जाए, और मुसाफहा और मुआनका ना हो, ना हाथ मिलाएं ना गले मिलें, तो फिर तो एक बात की गुंजाइश है। अगर ये ना हो तो बेहतर ये है कि घर पे नवाफिल नमाज अदा की जाए। अच्छा। या घर पे अगर कोई ऐसी सूरत मुमकिन हो, क्योंकि ये तो एक गुंजाइश खास एहतियाती तदाबीर के तौर पे उलमाए किराम ने गुंजाइश दी है। तो अब तो खुसूसी हालात हैं, और खुसूसी हालात में आवाम के लिए कि वो इसरार ना करें, मजमे पे इसरार ना करें, क्योंकि इंसानी जान की तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी जान की हुर्मत का सवाल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क़िबला याद साहब, लेकिन वही वाली बात के ज़ाहिर है हम जज्बाती कौम हैं, हम जज्बात में आ जाते हैं, ख़ास तौर पे मज़हब को लेकर, दीन को लेकर। गो कि लोग अब खासा बिहेव अच्छा कर रहे हैं और पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अब घर पर अगर नमाज ईद की पढ़ी जाएगी तो वो किस तरीके से हो सकता है, क्या उस पर कोई बदनज़मी ना हो? क्योंकि हमने देखा कि कहीं अगर हुकूमत फैसला ले रही है तो उलमा कराम का मौक़िफ़ अलग हुआ, कि तरावी की सूरत हाल पर भी हमने देखा था। क़िबला याद साहब, नहीं, उलमाए किराम का तो ये देखें उसूली बात आ गई है। अब अगर हमारे अवाम जो हैं
वो बदकिस्मती है कि वो दीनी शऊर से काम नहीं लेते और दीनी जज्बातियत की तरफ आते हैं। तो इसमें तो फिर उलमाए किराम का कोई कसूर नहीं है। उलमाए किराम ने तो बिल्कुल इज्तिहादी राय दी है। अब उसूलन तो ये है कि आप बिल्कुल यानी बाहम इत्तिसाल के साथ आपने नमाज में खड़ा होना है, लेकिन इस खुसूसी सूरत हाल में उलमाए किराम ने बाकायदा फासले की इजाजत दे दी और यही बेहतर करार दिया। कहा कि लोग मस्जिदों में ना आए और 60 साल या ये उम्मामिर लोग जो हैं 50 साल की उम्र के जिनकी कुव्वत मुदाफात कम हो वो तो बिल्कुल ना आए। तो ये बहुत बड़ी मुज्तहिदाना राय है और मैं नहीं समझता कि कोई बंदा हमारी जो जय्यद उलमाए किराम है हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब और दूसरे, इनसे बढ़ के कोई इल्म का जानने वाला और मुत्तकी और परहेज़गार। अच्छा क़िबला यार साहब, जैसे कि हुकूमत कह रही है कि शायद लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, अगर लॉकडाउन में नरमी की जाती है और बाजार भी खोल दिए जाते हैं तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क्या समझती है? क्या फिर मसाजिद को खोला जाना चाहिए इन्हीं SOPs के साथ जिसका जिक्र किया जा रहा है? क्या कोई सिफारिशात मुरतब की गई हैं आप लोगों की जानिब से कि अगर लॉकडाउन में नरमी की जाती है तो वो सिफारिशात आप लोग हुकूमत को पेश करें? हमने तो यही कहा ना कि ये मौजूदा जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में माहिरीन सेहत की आरा को अहमियत दी जाए। अगर माहिरीन सेहत ये मशवरा देते हैं कि आप लॉकडाउन को जरा कम कर दें, उसमें आप नरमी ले आएं और एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करें, तो यकीनन जब आप बाहर लॉकडाउन को नरम करेंगे तो फिर मस्जिदों में भी यही होना चाहिए कि एहतियाती तदाबीर के साथ ये सिलसिला जारी रहे। लेकिन जब तक डॉक्टरों ने ये ना कहा हो कि अब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं और अब नहीं करना चाहिए, उलमाए किराम ने यही कहा है कि इस वक्त माहिरीन सेहत जो है वो हमारे रहनुमा हैं और उन्हीं की राय और मशवरे के मुताबिक हमने जाना है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका क़िबला याद साहब हमारे साथ मौजूद। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मुर्तज़ा, आज हमने पूरी कोशिश की कि सियासतदानों का मौक़िफ़ भी लें। ज़ाहिर क़िबला याद साहब ज़ाहिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं, उनका भी हो, डॉक्टर का भी हो, लेकिन उसके बावजूद आवाम इस कन्फ्यूजन में है कि हम क्या करें। या तो वो बड़ा लॉकडाउन जिसकी हुकूमत बात करती है वो करें या नहीं करें, या फिर उसको हम इस लॉकडाउन की तरफ जाएं कि अभी हम इस सिचुएशन में नहीं हैं कि लॉकडाउन में नरमी की जाए, क्योंकि अगर लॉकडाउन में नरमी की जाती है तो हमारी आवाम जो कि वैसे संजीदा नहीं ले रही तो फिर पता नहीं हम कहाँ खड़े होंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।